मेरी जेठानी विधवा हो गई तो सब कहने लगे कि अभी जवान है तो छोटे देवर से शादी करा देते हैं। छोटा देवर भी मान गया, लेकिन मेरे ससुर गुस्सा हुए और बिल्कुल न माने। मेरी जेठानी उनके कमरे में रोज़ उनके पाँव की मालिश करती थी और जब वह आप वापस आती तो रो रही होती थी। एक दिन मैं घूंघट लगाकर जेठानी की जगह ससुर जी की टांगों पर तेल लगाने गई। जैसे ही ससुर जी की टांग पर तेल लगाया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ससुर जी ने तो आज फिर मेरे ससुर ने जेठानी को तेल मालिश के लिए अपने कमरे में बुलाया। कहने लगे, मेरे पाँव पर तेल लगा दो। ये सुनकर मेरी जेठानी के चेहरे पर बड़ी बेबसी सी उतर आई थी। वो नज़रें झुकाए उनके कमरे में चली गई। मुझे अपने ससुर जी तो शुरू से ही कुछ पसंद नहीं थे, लेकिन जो सुलूक वह मेरी जेठानी के साथ करते थे, पूरे दिन या कई घंटों वो भाभी को अपने कमरे में रखते हैं और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। मुझे जेठानी की हालत पर तरस आता था। उन्हें रोज़ अपने कमरे में तेल लगाने के लिए बुलाते और 2-3 घंटे वह कमरे से बाहर ना आती और जब बाहर निकलती तो वह रो रही होती थी। जब मैं वह वजह पूछती तो कुछ भी ना बताती, बस बेबसी के आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखती हुई अपने कमरे में चली जाती। जब भी जेठानी ससुर के कमरे में जाती, मेरा ध्यान वहीं लगा रहता। एक बार मैंने कहा कि आप रहने दे, मैं उनके कमरे में जाती हूँ। मैंने जेठानी की एक बात भी ना सुनी और उनकी सफ़ेद चादर ओढ़ी, थोड़ा सा घूंघट निकाला और ससुर के कमरे में चली गई। लेकिन जो काम मेरे ससुर ने मुझे जेठानी समझकर कहा, वो सुनकर मैं दंग सी रह गई। कितना मुश्किल होता है पति के बगैर ज़िंदगी गुजारना। भगवान किसी पर ऐसा बुरा वक्त ना लेकर आए जैसा जेठानी के ने देखा था। वो मेरी जेठानी थी। जब तक उनके पति जिंदा थे, उनके चेहरे पर भी मुस्कान गायब नहीं हुई थी। वो हर वक्त हंसती मुस्कराती रहती थी। मेरे ससुर का व्यवहार जेठानी के साथ सख्त था, लेकिन मनीष भाई की प्यार का असर था कि जेठानी ससुर के व्यवहार को भी हंसकर सह जाती थी। लेकिन अब जिस मुसीबत से वो गुजर चुकी थी, जिस इंसान को वो खो चुकी थी, ये सदमा उनके लिए कम नहीं था और उस पर मेरे ससुर जुल्म करते थे। मनीष भाई की बीमारी ने हम सबको मायूस कर दिया था। जेठानी की तो खुशियाँ ही छीन ली थी। हमारे हंसते बसते घर को उस वक्त नज़र लगी जब मनीष भाई को कैंसर हुआ। वह 2 माह में ही चल बसे। मेरी जेठानी पर तो आसमान टूट पड़ा। मैं उन्हें संभालने लगी। एक तरफ मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल था। जो जवान बेटा उनके सामने 2 माह तक एड़ियाँ रगड़ कर हवा हो चुका था। दूसरी तरफ मेरी जेठानी की हालत ठीक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश दिलाया, लेकिन वो जेठ जी का नाम लेकर फिर से बेहोश हो जाती है। हमारे हंसते बसते घर को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। मेरी सास दिल की मरीज़ थी, बेटे का सदमा बर्दाश्त न कर पाई थी। मेरी सास जेठ जी से बहुत मोहब्बत भी करती थी। जेठ जी की मौत के पूरे 8 दिन बाद भी वह भी चल बसी थी। हम पे एक के बाद एक मुसीबत टूट पड़ी। हम परेशानी से बहुत डर गए थे। मेरी जेठानी की हालत बहुत ख़राब थी। वह चिल्लाने लगती, कहती थी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कैसे तुम्हारे बिना जीऊँगी। मैं उस वक्त घर में अकेली औरत थी जो इस घर को संभाले हुए थी और जेठानी को भी। मेरे पति के बस 3 भाई थे। मेरे पति सुरेश से छोटा मेरा देवर मोहन भी था। वो मेरे पति से बस साल भर ही छोटा था और उम्र में मुझसे और जेठानी से बड़ा था, क्योंकि तीनों भाइयों में बस साल का फ़र्क था। जेठानी और मेरी शादी एक साथ ही हुई थी। अभी हमारी शादी को 2 साल ही गुजरे थे। मेरा तो एक बेटा था, लेकिन जेठानी की तो अभी कोई औलाद नहीं हुई थी और इतनी बड़ी मुसीबत उन पर टूट पड़ी। मनीष भाई और जेठानी की शादी लव मैरिज हुआ था, इसलिए दोनों में मोहब्बत भी बहुत थी। लेकिन जो सदमा जेठानी को मिला था वो बहुत बड़ा था। एक तरफ जेठानी थी तो दूसरी तरफ मेरे ससुर। पहले बेटे का गम, उसके बाद
पत्नी का सदमा। मैं कभी देखभाल करती तो कभी जेठानी को तसल्ली देने की कोशिश करती, जो उम्र में मेरी उम्र की थी, लेकिन देखने में वो बेहद खूबसूरत थी। 1 महीने में बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक होने लगा। इंसान तकलीफ़ के साथ शायद समझौता कर भी लेता है। जेठानी भी अब कुछ संभल सी गई थी, लेकिन कभी कभी जब जेठ जी की याद आती तो वह मेरे गले लगकर रोने लगती। मैं उन्हें तसल्ली देने लगती, लेकिन आंखें तो मेरी भी भीग जाती थी। ये ऐसा गम है कि जिस औरत को लग जाए वही उस मुसीबत को जान सकती है। जेठानी की सिसकियाँ मुझे कभी कभी तड़पने पर मजबूर कर देती। 5 साल की मोहब्बत के बाद इनकी शादी जेठ जी से हुई थी, क्योंकि मेरे ससुर इस शादी पर राजी नहीं थे। कहते थे यह दूसरे कास्ट की लड़की है, लेकिन जेठ जी जिस तरह से उसकी मोहब्बत में घुल गए थे, वो जेठानी से दूर रह नहीं सकते थे। मैं उनकी कास्ट की थी। फिर मेरी शादी पति से घर वालों की मर्जी से हुई थी, और जेठ जी ने तो जिद करके जेठानी से शादी की थी। मेरे ससुर मुझे शुरू से ही बहुत इज्जत देते थे। जेठानी को हर वक्त घूरते रहते हैं, उनके खाने में नुक्स निकालते, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कभी घर में नहीं बसेगी, उनके बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। लेकिन जेठानी ने मेरे ससुर की कड़वी बात सुनकर भी कभी बुरा नहीं माना था। वो मुस्कुराती रहती थी, कहती थी पापा खुद ही ठीक हो जाएंगे। अपने ससुर के व्यवहार कभी कभी मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता था, तो जेठानी से कहती मोहब्बत तो जेठ जी ने भी आपसे की है, फिर पापा ताने सिर्फ आपको क्यों देते हैं। मुझे अपनी जेठानी की चुप्पी पर गुस्सा भी आता था और दुख भी होता था। मुझे जेठानी ने बताया था कि वो जेठ जी से कहती थी कि अगर उनके घर वाले नहीं मानते तो वो उन्हें भूल जाए, लेकिन जेठ जी कहने लगे कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। जब ये बातें जेठानी को याद आती तो वह तड़प कर रोने लगती और कहती मोनीस मुझसे झूठ बोलकर शादी की, वो कहते थे तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, लेकिन वो तो मेरे होते हुए भी जी ना सके। उनकी बातें, उनके सिसकियाँ मेरा दिल भी तड़पा देता था। मैं उन्हें बहुत समझाती कि भगवान की मर्जी के सामने हम सब बेबस और मजबूर हैं। कुछ दिन में जेठानी ने खुद को बहुत संभाला भी था। मेरे ससुर जेठानी से ही नहीं बल्कि उनके मायके से भी जलते थे। शादी के बाद भी उन्होंने जेठ जी से साफ मना कर दिया था कि तुम्हारे ससुराल वालों को मेरे घर में आने की इजाज़त नहीं है। इसलिए जेठ जी ही जेठानी को उनके मायके मिलवाने ले जाते थे। अपने घर उनके घर वालों को नहीं बुलाते थे। मुझे न जाने क्यों अपने ससुर की बातें अच्छी नहीं लगती थी। जेठ जी के मौत पर भी जेठानी के घर वाले आए थे, और मेरी सास की मौत पर उसके बाद आज जेठानी को ले जाने आए थे। मेरी जेठानी अब भी जवान और खूबसूरत थी और अभी बच्चे भी नहीं थे। लेकिन जब यह बात मेरे ससुर को पता चला तो हमारे घर में एक तूफान खड़ा हो गया। वो जेठानी के मम्मी पापा से कहने लगे कि ले जाओ अपनी बेटी को, ये मनहूस है, मेरे बेटे को खा गई है। इसने मेरे बेटे को मोहब्बत के नाम पर मार डाला है। उसे 5 साल तक फंसा कर रखा, उसके बाद उससे शादी की। इसकी मोहब्बत में वो मर गया और ये अब फिर से शादी करके अपना घर बसा लेगी। यह थोड़ी मेरे बेटे के नाम पर जिंदगी गुजारेगी। एक तो जेठानी अभी अपने पति को नहीं भूली थी, और दूसरी तरफ मेरे ससुर ने ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। वो मेरे ससुर से कहने लगी कि वो अब भी अपने पति से मोहब्बत करती है, वो कैसे उन्हें इस बात का भरोसा दिलाए। मेरे ससुर ने तो उन्हें बहुत बड़ी सज़ा सुना दी। कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम सारी ज़िंदगी मनीष के नाम पर गुजार लो तो मैं इस बात पर भरोसा कर लूँगा। मेरे ससुर की ऐसी सोच पर हम सबको बहुत अफसोस हुआ। लेकिन जेठानी के मम्मी पापा कहने लगे कि तुम अपना सामान बांधो, अब तुम्हारा यहाँ कोई रिश्ता नहीं है कि तुम यहाँ रहोगी। लेकिन जेठानी ने अपने घर वालों को साफ मना कर दिया। कहने लगी मैं सारी ज़िंदगी मनीष के नाम पर इसी के घर में गुजारूंगी।
इसलिए आप लोग वापस चले जाएं। यह सुनकर सभी को जेठानी के इस फैसले पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मेरे ससुर बहुत खुश थे। जेठानी के मम्मी पापा मायूस होकर वापस लौट गए। मुझे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ था। मैंने रात को सुरेश से कहा कि मोहब्बत सिर्फ जेठानी ने तो नहीं की थी, और फिर जेठ जी की मौत की जिम्मेदार भी वो नहीं है, यह तो जेठानी के साथ जाती है। पापा क्यों इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? एक तो पहले ही जेठानी इतनी दुखी है, फिर वो क्यों सारी ज़िंदगी जेठ जी के गम में जीती रहे? सुरेश कहने लगे, पापा अभी गुस्से में है, कुछ दिन रुक जाओ। जब पापा का मूड ठीक हो जाएगा तो मैं बात करूँगा, उन्हें समझाऊँगा कि ये सब गलत है। लेकिन ये सब सुरेश की गलत फहमी थी। उनके पापा तो कुछ और ही सोच रहे थे। जो कुछ उनके पापा ने जेठानी के साथ किया था वो बहुत गलत था। जेठानी एक सफ़ेद चादर ओढ़ी रखती थी और मेरे साथ किचन में हाथ बटाने लगी। मैं उन्हें मना करती रह जाती, लेकिन वह बाज नहीं आती थी। कहने लगती, मेरा दिल भी बहल जाएगा, मेरे बेटे को भी अपने पास बहुत ज़्यादा रखती है। मैंने सोचा चलो कुछ तो ठीक है, वरना हर वक्त जेठ जी के लिए रोती रहती थी। एक दिन मेरे ससुर ने हद ही कर दी। हम सब नाश्ता कर रहे थे, तब मेरे ससुर गुस्से से कमरे से बाहर आए और जेठानी से कहने लगे, तुम्हें बस अपने खाने पीने की परवाह है, ये नहीं मालूम कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। जाओ, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। यह सुनकर तो हम सबको ही उनकी बात पर गुस्सा आया। सामने कुर्सी पर बैठे मेरे देवर का चेहरा भी बाप की बात सुनकर लाल हो गया, लेकिन वह बड़े थे इसलिए हम उनके आगे कुछ बोल नहीं सकते थे। इससे पहले भाभी उठती, मैं कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, भाभी आप नाश्ता करें, आपको नाश्ता मैं बना देती हूँ। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, आज के बाद मेरा हर काम जेठानी ही करेगी। वो शायद भाभी को सजा देना चाहते थे। अजीब इंसान थे वो औरत, पहले ही गमों से चूर थी, हमदर्दी प्यार की हकदार थी, और बजाय कि अपनी सुंदर बेटी समझकर उनके सर पर प्यार भरा हाथ रखते हैं, वो उनको सजा देने को सोच रहे थे। जेठानी अपना नाश्ता छोड़े किचन में चली गई। ससुर का नाश्ता बनाकर उनके कमरे में गई, लेकिन वापस पूरे 2 घंटे के बाद आई। जब वो बाहर निकली तो वो रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कुछ ना बोली और अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा ससुर ने ज़रूर इस बेचारी का जीना दूभर किया होगा, लेकिन जो कुछ मेरे ससुर उस बेचारी के साथ कर रहे थे वो तो हम में से कोई भी सोच नहीं सकता था। रात के बर्तन धोने की जिम्मेदारी भाभी की थी। नाश्ते और दोपहर के बर्तन मैं धुलती थी। एक बार जब मैं अपने बेटे के लिए पानी गर्म करने किचन में आई, यह देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। मेरा छोटा देवर मोहन जेठानी का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था और जेठानी उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। उन दोनों की पीठ मेरी तरफ थी। मोहन, मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है। मैंने यह बात सुनी तो गुस्से से किचन में दाखिल हो गई। उस बेचारी का पति क्या चला गया है, जैसे सबको खुली छुट्टी मिल गई थी। ससुर भी दिन भर जेठानी पर चिल्लाते रहते थे और अब मेरा देवर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने जेठानी का हाथ देखा, मेरा गुस्सा ज़्यादा हो गया। जेठानी के हाथ से खून बह रहा था और सामने एक कांच का गिलास टूटा पड़ा था और मोहन उन्हें यही कह रहा था कि इतना गहरा कटा है, हम उन्हें पट्टी बांध देते हैं। लेकिन जेठानी उसे मना कर रही थी। मुझे देखकर जेठानी कुछ घबरा सी गई, लेकिन मोहन नॉर्मल अंदाज में खड़ा था। मुझे कहने लगा, देखिए ना भाभी, इन्हें कब बस कामों की फिक्र है, अपनी नहीं। हाथ से खून बह रहा है, इतना गहरा कट चुका है, और ये है कि अभी भी बर्तन धोने की फिक्र में है। मोहन तो फिक्रमंदी से बात कर रहा था। मोहन मुझसे और जेठानी दोनों से बड़ा था, लेकिन रिश्ते का एहतराम उस लड़के में ठीक था। मैंने कभी उसे किसी किस्म की गलत हरकत करते नहीं देखा था। मैंने भी जेठानी से कहा, आप क्यों अपने साथ जुर्म कर रही हैं?
अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। पट्टी मैंने उनके हाथ में बांध दिया, लेकिन फिर भी मैं देखने लगी कि मोहन उनका बहुत ख्याल रखने लगा है, लेकिन वो उससे कतराती थी। जहाँ वो होता है वो वहाँ से चली जाती हैं। मोहन की नज़रें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पहले वो हर वक्त नज़रें झुकाए रखता था, लेकिन अब वो जेठानी को देखता रहता है। कभी मुझे लगता है कि जेठानी को सच में अपने मम्मी पापा के साथ चले जाना चाहिए था, और कभी लगता है कि शायद मैं ही मोहन के बारे में गलत सोच रही हूँ। लेकिन एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मुझे शक में डाल दिया। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई। जेठानी आंगन में लगे पौधों में पानी दे रही थी। उन्हें बागवानी का बहुत शौक था। जब जेठ जी जिंदा थे तो वो हर किस्म के फूलों के पौधे उन्हें लाकर देते थे, और हमारा पूरा आंगन जेठानी के रंग बिरंगे पौधों से सजा हुआ था। मैं भी जेठानी के साथ मिलकर नाश्ता करती हूँ और खूब सारी बातें भी, वरना तो पूरा दिन मेरे ससुर उनकी जान नहीं छोड़ते थे। कई घंटे उन्हें अपने पास बिठाकर रखते थे। मैं जैसे ही बाहर आई, सामने आंगन का नज़ारा देखा, मेरे दिल को बहुत जोर का झटका लगा। जेठानी ने मोहन के मुंह पर बहुत जोर का थप्पड़ मारा था। फिर से कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे यह सब कहते हुए? मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, अभी के अभी चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से। जेठानी बहुत गुस्से में थी। मोहन नज़रें झुकाए अभी भी उनके सामने खड़ा था। मैं कुछ पीछे हटकर छुप गई, क्योंकि दोनों की नज़र मुझ पर नहीं गई थी। मैंने सोचा मेरा शक ठीक ही था, मोहन की नज़र जेठानी पर अच्छी नहीं थी। लेकिन जब मैंने मोहन की बात सुनी तो वह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कहने लगा, मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है। मोहन उन्हें पहले सिर्फ भाभी ही कहता था, कभी उसने यूँ नाम से नहीं पुकारा था। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर जेठानी गुस्सा सी हो गई थी, इसलिए गुस्सा कर बोली, शट अप मोहन, भाभी कहो मुझे, खबरदार जो मुझे मेरे नाम से पुकारा तो। जेठानी की आंखें गुस्से से लाल लाल थी। भाभी आप मेरी तब भी थी जब भाई जिंदा थे। मैंने आपको हमेशा इज्जत की निगाह से देखा है, और आज भी सिर्फ इज्जत की ही नज़र से देखता हूँ। मुझे आपको इस हाल में देखकर दुख होता है, मेरा दिल कटता है। मनीष भाई की ज़िंदगी में मैंने आपको हमेशा हंसते मुस्कराते देखा है, इसलिए चाहता हूँ कि आप अपनी अगली ज़िंदगी में भी हंसती मुस्कराती गुजारें, और यह आपका हक है। लेकिन आप शायद समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आपसे बात करना ही टाइम वेस्ट है। मैं आपके घर वालों से ज़रूर बात करूँगा। मुझे आपसे विवाह करना है, आपको जीने का पूरा हक है। ये कहकर मोहन वहाँ से चला गया। मुझे मोहन का यह फैसला ठीक लग रहा था। जेठानी वहीं खड़ी फूट फूट कर रोने लगी और जेठ जी को याद करने लगी। मनीष, तुम क्यों मुझे छोड़ गए हो? तुम थे तो सभी मेरी इज्जत से देखते थे। तुम नहीं हो तो सबकी नज़रें बदलने लगी है। तुमने तो पूरा उम्र साथ निभाने के वादे किए थे मुझसे, फिर क्यों अकेले चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते, वो रोते हुए कह रही थी, और मैं उनके पास आ गई। मैंने कहा, जेठानी जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? मैं हर बात जानती तो थी, लेकिन अनजान बन रही थी। मुझे देखकर वो अपने आंसू पोंछने लगी। कहने लगी, कुछ नहीं, अपनी बुरी किस्मत पर रो रही हूँ। ये कहकर वो अंदर चली गई। जब मैंने यह बात पति से बताया तो वह सुनकर खुश हो गए। कहने लगे, मोहन का यह फैसला बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से पापा को भी इस पर एतराज़ नहीं होगा। मैंने भी जेठानी को मोहन के लिए राज़ी कर लिया था, जबकि वह मान नहीं रही थी। कहती थी, मैं मनीष की जगह किसी को नहीं दे सकती। फिर मोहन, पापा तो पहले ही मुझे बुरा भला समझते हैं, लेकिन मैंने कहा आप सब कुछ हम पर छोड़ दें, बस आपको मना नहीं करना। मेरी बात पर वो कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं और क्या नहीं। ठीक है, तुम मेरे बहनों जैसी हो, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। जब यह बात मैंने मोहन को बताई तो वह बहुत खुश हो गया। कहने लगा, शुक्रिया भाभी,
किसी ने तो उन्हें अच्छी बात समझाई, वरना वो तो खुद को बर्बाद करने को सोच चुकी थी। उसके बाद मोहन बोला, बस पापा किसी तरह राजी हो जाए। लेकिन हम नहीं जानते थे कि अब ऐसी बात कह देंगे कि हमारे होश उड़ जाएंगे। जेठानी से शादी के लिए मोहन ने खुद मेरे ससुर से बात की, लेकिन यह सुनते ही वो झट से खड़े हो गए। कहने लगे, बकवास बंद करो अपनी, विधवा भाभी से शादी करना कौन सी अक्लमंदी है। मुझे तो पहले ही इस घटिया लड़की पर शक था कि उसे मर्दों को फंसाने की आदत है। पहले मनीष को अपने जाल में फंसाया और अब उसके मरने के बाद जब अपने जज्बात संभाल नहीं पाई तो मोहन पर अपने खूबसूरती का जाल फेंकना शुरू कर दिया। पापा की सोच और बात पर मुझे दुख और अफसोस हुआ। जेठानी भी यही कह रही थी कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी, वरना मेरे चरित्र को गलत समझा जाएगा। लेकिन मैं बोली थी कि आप बस एक बार हाँ कर दे, पापा को हम मना लेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ पापा की छोटी सोच पर। मैं और मेरे पति तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मोहन गुस्सा हो गया। कहने लगा, अब आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात सोचते हुए, कहते हुए भाभी से शादी करना मेरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ, मुझे किसी ने भी इस बात पर मजबूर नहीं किया। और उनकी किरदार की बात तो वह पहले भी अच्छा था और अब भी अच्छा है। लेकिन पापा ने मोहन के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा, निकलो मेरे घर से, तुम पर उस लड़की का जादू चल गया है। मैं तुम्हें दूसरे शहर भेज दूंगा। वो लड़की मनहूस है, पहले मेरे एक बेटे को खा गई, अब दूसरे को भी खाना चाहती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरे ससुर पर तो ना जाने कौन सा जुनून सवार हो गया था। वो धक्के देकर मोहन को घर से निकालने लगे। तभी सुरेश बीच में आए तो उन्हें भी धक्के देने लगे। कहने लगे, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारे घर तो तमाशा लग गया था। जेठानी कमरे में बैठे सब कुछ देख और सुन रही थी। वो बाहर निकल आई, कहने लगी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, भगवान के लिए सारा तमाशा बंद कर दे। मेरे ससुर शायद यही सुनना चाहते थे, इसलिए वहीं झगड़ा खत्म कर दिया गया। अब मोहन बहुत उदास रहने लगा, चुप सा हो गया। अब तो मेरे ससुर और बढ़ गए, अजीब सी बातें करने लगे। कभी कहते हैं कि मेरे कमरे में ही पूरा दिन रहा करो, कभी कहते हैं मेरे सर पर तेल लगाओ, मेरे पाँव पर तेल की मालिश करो। घर का कारोबार हर चीज़ मेरे ससुर के हाथ में थी, इसलिए कोई भी उनके खिलाफ ज़्यादा बोल नहीं सकता था। मोहन नौकरी करता था, लेकिन भाभी ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे सांस लेने का हक न छीनो और किसी और से शादी कर लो। जब भी वह ससुर के कमरे में जाती, मेरा ध्यान वहीं लगा रहता। एक बार मैंने कहा, भाभी आप रहने दे, आज मैं ससुर के कमरे में जाती हूँ। मैंने भाभी की एक ना सुनी और उनकी चादर ओढ़ी, जरा सा घूंघट निकाला और ससुर के कमरे में चली गई। लेकिन जो काम मेरे ससुर ने मुझे भाभी समझकर कहा, वो सुनकर मैं दंग रह गई। कहने लगे, चलो यहाँ एक पैर पर खड़े हो जाओ, जब तक मैं ना कहूँ खड़ी रहना। मैं तुम्हें मोहन और बाकी सबकी नज़रों में बुरा बनाना चाहता हूँ, ताकि मोहन तुमसे शादी का ख्याल छोड़ दे, सब तुम्हें गलत समझे। तुम सारी ज़िंदगी मेरे मनीष के नाम पर गुजारो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मेरी भतीजी से शादी करने के लिए मना कर दिया था। मेरी भतीजी मनीष को बहुत चाहती थी, उसके मना करने पर उसने आत्महत्या कर ली। तुम्हें उसी की बद्दुआ लगी है, लेकिन बुरा तो मेरे साथ हो गया। मैं तुम्हारी वजह से अपना बेटा गंवा चुका हूँ, इसलिए तुम मनहूस हो। तुम मेरे दूसरे बेटे को भी मार डालोगी। मेरे ससुर के अंदर इतनी घटिया सोच थी, वो अपनी भतीजी का बदला भी जेठानी से ले रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकल गई। मुझ पर अब यह राज सामने आ गया था। मेरी जेठानी इसीलिए थकी थकी लगती थी कि मेरे ससुर उनको कितना बड़ा सज़ा देते थे और उन्हें मोहन और हम सबकी नज़रों में गलत साबित करना चाहते थे। लेकिन यह भी सच है, इज्जत और मौत भगवान के हाथ में है।
मैंने जब सारी बात दोनों भाइयों को बता दी तो मोहन ने अपने लिए एक अलग फ्लैट किराए पर लिया और भाभी से विवाह करके उन्हें वहाँ ले गया। शुरू में तो मेरे ससुर ने बहुत शोर मचाया, लेकिन फिर जब सब कुछ उनके हिम्मत के बाहर था तो धीरे धीरे ठीक हो गए। मेरे ससुर मेरे साथ रहते थे। मोहन जेठानी को बहुत खुश रखता है, लेकिन वो हमसे मिलने यहाँ बस अकेले ही आता है। उनकी शादी को अभी 5 साल बीत गए हैं। एक प्यारी सी बेटी भी है, उसे अपने साथ लाता है। वो अपने दादा को मनाने की कोशिश करती है और अपनी तोतली ज़बान में कहती है कि दादा, कोई भी मनहूस नहीं होता, ज़िंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। मेरे ससुर अब बहुत बदल चुके हैं। पोती को सीने से लगा कर कहते हैं, जो बात मुझे आज तक कोई नहीं समझा सका वह मेरी पोती ने समझा दिया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।